हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे, यानी कि क्लास 9th और जो 10th क्लास है एनसीईआरटी साइंस, और उसको कंप्लीट हम सार जो निकल करके आता उससे जो क्वेश्चन बनते वो क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। जो जनरल साइंस हम सामान्यतः बात करें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप सभी को पता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम उठा के देख लो भारत के अंदर, उसमें सभी में जनरल साइंस पूछी जाती है। और वो जनरल साइंस आपके 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सीरीज जो हमने शुरू की है एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारी केमिस्ट्री चल रही है, फिर हम फिजिक्स देखेंगे और फिर बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी हम थोड़ी डिटेल से देखेंगे क्योंकि आप सभी को पता है बायोलॉजी थोड़ी डिटेल से पूछी जाती है। अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था वो था अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, और इससे संबंधित हमारा दूसरा पार्ट। इससे पहले 25 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में हम देख चुके हैं भाई अम्ल और क्षार से संबंधित, और इस पार्ट में सेकंड पार्ट में हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। टोटल हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी 9th and 10th। देखिए, विशेष करके वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो सीईटी है, रेलवे है, एसएससी, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है भाई। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वैसे ओवरऑल हम बात करें तो 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल, कमजोर मतलब वीक एसिड कौन सा है, इनमें से वीक एसिड कौन सा है। देखिए, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं प्रबल अम्ल, और एक होते हैं वीक एसिड, और वीक एसिड को हम दुर्बल अम्ल कह देते हैं, दुर्बल अम्ल। इसमें देखिए, मैंने आपको पीएच समझाया था आपको, इस प्रकार से पीएच होता है, ये बीच में आपका 7 होता है। इस 7 से आगे चलेंगे ना 8, 9, 10, तो वहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। और 7 से पीछे चलेंगे ये आपका एसिड हो जाएगा। ये आपका एसिड हो जाएगा इस साइड में। जब देखिए 7 से हम बढ़ते हुए चलेंगे तो एसिड की प्रबलता बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 है पीएच तो आपका एसिड प्रबल होगा, और यहाँ पर 8 पीएच है तो आपका जो एसिड होगा वो दुर्बल होगा, है ना। तो यही बात, इसी के आधार पर देखिए, प्रबल एसिड होगा तो उसका पीएच यहाँ पर लगभग मिलेगा 1, 2, 3 के आसपास, और वीक एसिड होगा तो वो यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से बेस भी क्या होते हैं, प्रबल और दुर्बल होते हैं। प्रबल जो बेस होंगे उनका पीएच आपको 13, 14 या 12, 13, 14 मिल सकता है, और दुर्बल जो क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार बेस, वो आपका 7, 8, 9 ऐसे मिल जाएगा भाई। और यहाँ पर आपका देखिए 6, 5, 4 ये आपका दुर्बल में आ जाएगा, और 3, 2, 1 ये आपका प्रबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कमजोर एसिड कौन सा भाई, कमजोर या फिर कह सकते हैं दुर्बल अम्ल कौन सा है। HCl, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी निकल करके आता है भाई, इसकी पहचान कैसे करें। अगर जलीय विलयन के अंदर कोई भी एसिड ले रहे हैं और उस एसिड का पूर्ण आयनन हो जाए, जलीय विलयन में कोई भी एसिड ले रहे हैं और उसका पूर्ण आयनन हो जाए, इसका मतलब वो क्या है भाई, प्रबल अम्ल है। अगर पूर्ण आयनन नहीं होता है तो वो दुर्बल अम्ल होगा, ये ध्यान में रख लेना। तो HCl का पूर्ण आयनन हो जाता है तो ये आपका प्रबल अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल की बात करें, इसके अलावा HNO3 की बात कर लेते हैं पहले, इसका भी पूर्ण आयनन होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई ये। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH, ये आपका वीक एसिड होगा, दुर्बल अम्ल होगा, और ये हमें सिरके से प्राप्त होता है, सिरके में पाया जाता है। तो ये ध्यान में रख लेना, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्या कहता है भाई, निम्नलिखित विलयन और पीएच में से सही सेट नहीं है। निम्न में से कौन सा सेट यहाँ पर दे रखा विलयन और पीएच का जो कि सही नहीं है भाई, ये बताना है। एक तरफ यहाँ पर जठर रस दे रखा, जठर रस मतलब जो हमारा आमाशय होता ना, आमाशय से जठर रस निकलता है या गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उस जूस का पीएच यहाँ पर दे रखा है 1.2, 1.2 से ये 1.8 तक होता है, तो इसको हम सही मान सकते हैं। फिर है नींबू का रस, इसमें होता क्या भाई, जठर रस के अंदर HCl होता है, ठीक है ना, HCl होता है, याद रख लेना।
नींबू का रस, नींबू के अंदर आपका हो जाएगा भाई देखिए इमली के अंदर तो होता है आपका टाटरिक अम्ल, इमली में टाटरिक अम्ल होता है, और आपका टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और ये नींबू आ जाएगा तो नींबू में आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसका 2.2 pH होता है भाई, एसिटिक अम्ल ही होता है क्या, सिट्रिक एसिड होता है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी भाई, सिट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर, कौन सा होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा नींबू के अंदर, ठीक है। तो इमली का मैंने टाटरिक अम्ल, ये याद रख लेना भाई, पूछ ले जाता, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर है ये बिल्कुल सही है भाई, 2.2 के आसपास ही होता है इसका सिट्रिक अम्ल का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, और ये आपका एक क्षारक होता है भाई, क्षार होता है, एक बेस होता है, और बेस का pH आप सभी को पता है 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक मतलब 10 दे रखा। और ये किस प्रकार का बेस है, स्ट्रोंग, यानी कि प्रबल क्षारक है ये भाई, प्रबल क्षार है ये, ठीक है ना। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये प्रबल क्षार है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ये तीनों ही सही दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH हो जाएगा, और ये आपका प्रबल क्षार है भाई, ये आपका प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। इसका मतलब 2 तो नहीं होगा, 2 तो एसिड में आ जाएगा, एसिड होता नहीं है, क्षार होता है, इसका मतलब यही गलत दे रखा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है। भाई हमारे शरीर की हम बात करें तो ये कौन से pH के ऊपर कार्य करता है, तो हमारी बॉडी का भी तो pH होता है जिसके ऊपर अलग अलग एंजाइम क्रियाशील होते ही हैं। इसके अलावा हम बात करें, ये देखिए जो पीछे हम देखते आ रहे हैं ना, pH सब आपको लगभग ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई। तो सामान्य तो जो pH होता है ना हमारी बॉडी का, वो 7.1 के आसपास कार्य करती है हमारी बॉडी, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 से 8 दे रखा है, 7 से 7.8 दे रखा है, 5 से 5.9, 7 से 8.5, इनमें ज़्यादा अंतर है भाई, लेकिन ये वाला आपका थोड़ा सटीक बैठ रहा है, तो इसी को आंसर कर देंगे हम, 7 से 7.8 के समथिंग होता है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, अम्लीय वर्षा का pH निम्न से कम होता है, इनमें से किससे कम होता है अम्लीय वर्षा का pH, यानी कि जो एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन जो होती है, एसिडिक रेन में मुख्य रूप से HNO3 होता है भाई, नाइट्रिक अम्ल होता है मुख्य रूप से अगर बात करें, और ये जो pH होता है ये 5.5 के समथिंग होता है, 5.5 से नीचे होगा तो वो घातक होगी, लगभग 5.5 होता है। यहाँ पर 5.5, 5.6 दे रखा, तो यही इसके आसपास है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 5.6 इसका आंसर हो जाएगा भाई, मतलब बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसिड रेन से आपको पता है भाई कितना क्या नुकसान होता है ना। इसके अलावा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल सकता है भाई, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको यही मिलेगा, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है इसमें। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। शुक्र ग्रह है, इसके चारों ओर जो बादल होता है, उस बादल के अंदर हम बात करें वो बादल श्वेत और पीले रंग का होता है, और ये बादल किससे निर्मित होते हैं भाई, किसका बना होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बना होता है H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप बताना भाई कमेंट करके। 31 का देखिए, अपच की स्थिति में हमारा उदर यानी कि पेट अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। भाई हमारे पेट के अंदर आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है, और जो निकलता है आमाशय के द्वारा, ठीक है। हमारे अपच की स्थिति हो, यानी कि भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, तो उस समय अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, तो इस गैस्ट्रिक जूस में एक अम्ल पाया जाता है, और उस अम्ल होता है HCl, और ये अधिक मात्रा में निकलेगा, और इसका pH बहुत ही कम होता है, लगभग 1.2 के आसपास होता है भाई, है ना। और इस कारण से ये क्या करेगा, हमारे आमाशय में जलन उत्पन्न करेगा, जलन या दर्द उत्पन्न करेगा। तो कौन सा अम्ल निकलेगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत सारे काम करता है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना। एक तो आप याद रख लेना, जितने भी एंजाइम होते हैं आपका पेप्सिनोजन,
नोजन मतलब डीएक्टिव एंजाइम, उसको पेप्सिन में बदलने का कार्य HCl करता, मतलब एंजाइम को सक्रिय करता भाई, एंजाइम को सक्रिय करता। और वो सक्रिय कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन एंजाइम को। इसके अलावा ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी याद रख लेना। आमाशय में हमारे जीवाणुओं को नष्ट करने का, भोजन के साथ जो भी जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और HCl का एक काम और याद रख लेना भाई, HCl ये अम्लीय माध्यम बनाता जिसमें ये एंजाइम सक्रिय हो सके, अम्लीय माध्यम बनाता भाई। और इस HCl से हमारे आमाशय को सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। 32 का देखिए भाई, 32 क्या कहता है, अपच की उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? भाई HCl ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया और अपच की स्थिति हो गई, क्योंकि HCl इकट्ठा हो जाएगा जिससे हमें जलन का अनुभव होता है, एसिडिटी वगैरह बोल देते हैं हम सामान्य भाषा में। लेकिन जब इस अपच की स्थिति हो गई, अपच की स्थिति हो गई, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? सेम देखिए, इस क्वेश्चन को हम पूरा कर रहे हैं, ये कंडीशन हो गई हमारे, HCl का श्रावण हो गया, हमें जलन हो रही है, हमारे जो आहार नाला उसमें जलन होता है, दर्द होता है, तब हम कौन सी औषधि का उपयोग करें कि इसको ठीक किया जा सके? आप सभी को पता है भाई, HCl को ठीक करने के लिए हम बेस का उपयोग करेंगे, क्षार का उपयोग करेंगे। क्षार इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो क्षार का काम करेंगे। और क्षार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का एंटा एसिड होता है, मतलब एसिड के प्रभाव को खत्म करने वाला होता है भाई। ये लेने के बाद हमारे पेट में जलन नहीं होगी, उस एसिड का प्रभाव को ये समाप्त कर देगा भाई, ये जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, एंटा एसिड, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, 33 की हम बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अभी तो इसका सूत्र देखा था हमने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बात की तो ये वाला हो जाएगा भाई, MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। 34 का देखिए भाई, 34 क्या कहता है, मुंह का pH इससे कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता। देखिए भाई, pH अगर ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, pH अगर कम हो जाएगा वो तो अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना कि इससे कम pH हो जाए तब वो हमारे दांतों का क्षरण करते हैं। आप सभी को पता, दांत जो होते हैं ये आपके कैल्शियम सल्फेट से निर्मित होते हैं भाई, कैल्शियम सल्फेट से निर्मित होते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट से निर्मित होते हैं। इस कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है भाई, सामान्य अवस्था में इसका नुकसान नहीं होता, ना ही इसका क्षरण होता है। लेकिन ये pH जो होता है ना, ये pH, ये इस pH से कम हो जाए, कौन से pH से? 5.5 से। ये एसिड रेन का pH भी इतना ही होता है भाई, मैंने बताया था आपको। तो 5.5 से कम pH हो जाए तो ये हमारे कैल्शियम सल्फेट के लिए हानिकारक होता है, जो दांतों का एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। तो ये दांतों का क्षरण कब प्रारंभ होगा? जब 5.5 से pH हमारी मुख के अंदर हो जाएगा तब, है ना। सामान्यतः आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई। इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, CaPO4 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई। कैल्शियम फोस्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम फोस्फेट होता है, सॉरी कैल्शियम फोस्फेट होता है भाई, फोस्फेट फ्लो में निकल जाता है कई बार। कैल्शियम फोस्फेट होता है, ये pH 5.5 होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है सामान्यतः। लेकिन अगर इससे कम pH हो जाए तो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है सामान्यतः, वाटर में विलय नहीं होता। लेकिन अगर इससे कम pH चल जाए तो वाटर में विलय होना शुरू हो जाता है ये। तो इस कारण से तो आपके दांत जो होते हैं कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं, 5.5 से कम pH हो जाए तो इसका क्षरण हो सकता है। 35 का देखिए, दांतों का इनेमल, दंतवलक, जो दांतों के ऊपर जो व्हाइट पार्ट हमें बाहर से देखने पर नजर आता है ना, जिसे इनेमल कहते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पदार्थ होता है भाई, सबसे हार्डेस्ट मैटर या पदार्थ बोल सकते हैं। लिखा भी देखिए, दांतों का इनेमल यानी कि दंतवलक किससे निर्मित होता है? जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई इनेमल के लिए, ये किससे निर्मित होता है? आप याद रख लेना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फोस्फेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो मैंने बताया था ये कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है,
OCaPO4 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई कैल्शियम फॉस्फेट का, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 36 का, मधुमक्खी और नेटल, नेटल एक प्लांट है भाई, ये प्लांट है। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी को आप सभी को पता है, बहुत बार मधुमक्खी ने आपको डंक लगाया होगा, पता नहीं कितनी बार आपको सुझाया भी होगा। तो मधुमक्खी और नेटल, नेटल प्लांट और मधुमक्खी एक एनिमल है भाई। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कौन सा होगा भाई? एसिटिक अम्ल तो आपका सिरके में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है भाई, नींबू के अंदर, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, ये याद रख लेना भाई, कई बार ये पूछ ले जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल होगा। और मेथेनोइक अम्ल के स्थान पर आपको एक और लिखने को मिल सकता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल लिखा हुआ मिल सकता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रख लेना। अगर मान लीजिए मधुमक्खी या नेटल के डंक लगा दिया, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल हो गया, तो इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? बेस का उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पर बेस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे और भी इसके उपचार के रूप में काम में लेते हैं, उनकी बात करेंगे भाई, ठीक है ना। सामान्यतः बेकिंग सोडा उपयोग में लेते हैं। देखिए 36 का वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको अभी बताया था भाई, मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द का अनुभव होता है। आप सभी को पता है भाई जलन और दर्द होता है। इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बेकिंग सोडे का, वॉशिंग सोडे का, सिरके का। भाई यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं मधुमक्खी के डंक का जो जलन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें कौन सा एसिड होता है भाई? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल, दोनों में से कौन सा भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। 38 का देखिए भाई, डोक प्लांट या पादप की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? डोक प्लांट होते हैं, इनके पादपों की प्रकृति कैसी होती है भाई? फर्स्ट है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है अम्लीय और क्षारीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। जब मान लीजिए अभी हमने बात की भाई, ये जो नेटल होता है, नेटल या फिर मधुमक्खी है, बीज है, हनी बी, मधुमक्खी या नेटल का डंक, इसमें कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है भाई, फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल को खत्म करने के लिए हमें क्षारीय माध्यम चाहिए। तो जो डाक प्लांट की जो पत्तियां ना, ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इन पत्तियों को अगर जहाँ पर हमें इन नेटल या बी का डंक लगा, उस पर अगर इनको मसल लेना तो इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, अगर इनकी पत्तियों को मसल ले, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति की होती है भाई। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना भाई। 39 का देखिए भाई क्या कहता है, निम्नलिखित में से गलत सेट का चुनाव करना। इनमें से गलत कौन सा दे रखा उसकी पहचान करनी है भाई। पहला दे रखा टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है भाई, मैंने आपको बताया अभी। ये इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है भाई। खट्टे दूध यानी कि दही की बात चल रही है यहाँ पर, दही, खट्टा दूध मतलब दही की बात चल रही है, तो दही में क्या होगा? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है भाई, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में सिट्रिक अम्ल नहीं होता, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। इसका मतलब ये लास्ट वाला गलत दे रखा है, तो डी में डी दे रखा, तो ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं भाई? कौन सा लवण यानी कि कौन सा सोल्ट इस्तेमाल करते हैं भोजन में? जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं भाई, बाइकार्बोनेट को कई बार पूछ लिया जाता है, खाने का सोडा। सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पर आप सभी को पता है भाई, खाने में जो लवण काम में लेते हैं उसका फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। 41 का देखिए क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होगा? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ भाई, सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ में जलीय विलयन है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? सोडियम आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेगा, साथ में H2O बनेगा, और यहाँ पर आप बात करें तो H2 गैस निकलेगी भाई। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो इनको तो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रिया करके कोई हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। यहाँ पर जो बात आती है कि सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होगा?
क्या उत्पन्न होगा। तो इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, NaCl प्लस H2O, सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, साथ में H2O निकल जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है भाई, ये हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है ना। तो ये आयन बनते हैं यहाँ पर NaOH। तो ये जो है ना, एक मिनट रुकना भाई, ये लास्ट की प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पर NaOH बनेगा भाई। देखिए NaCl प्लस H2O क्रिया करते हैं तो यहाँ पर NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 ये अभिक्रिया होगी भाई। तो यहाँ पर NaOH बन जाता है, सोडियम, ये तो मैंने पहले की प्रक्रिया बता दी भाई, शुरुआत में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते तो ये टूटते हैं, अब ये भी किसी के साथ तो क्रिया करेगा। तो यहाँ पर ये जो होता है H2 ये H प्लस OH में होता है, तो ये OH इस Na के साथ जुड़ जाता है, NaOH बना लेता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ से H2 बच जाता है, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेगा, क्लोरीन गैस भी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये अभिक्रिया होगी, ये देख लेना। 42 का देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसके लिए NaOH का उपयोग किया जाता है, इनमें से किसके लिए हम NaOH का उपयोग करते हैं, किसके लिए NaOH का उपयोग करते हैं, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग, सभी भाई सभी में NaOH का उपयोग किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये NaOH के प्रयोग हो जाएंगे भाई। 43 का देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं भाई, इसका निर्माण किससे होगा ये पूछा है। देखिए भाई CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, बुझावा चूना, है ना, शुष्क बुझावा चूना कह देते हैं। इसके साथ में हम इसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, CaOCl2 बना लेंगे। और ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर जो कली चूना होगा ये तो इसका फॉर्मूला तो CaO होता है कली चूना का, जिसे बिना बुझावा चूना कह देते हैं, ये तो नहीं होगा। एक तो शुष्क बुझावा चूना मतलब CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन, ये दोनों मिलेंगे ना तब आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ओके आगे देखिए, ये फॉर्मूला पूछ लिया। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, अभी तो बताया CaOCl2 ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके आगे देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, किसमें करते हैं, फॉर्मूला देख लिया, किससे निर्माण होता है वो देख लिया। अब बात आती है यहाँ पर इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो वस्त्र उद्योग, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, जल के जीवाणु मुक्त करने में इसका उपयोग करते हैं, रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 45 के बाद में क्वेश्चन आता है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 फॉर्मूला पूछा भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए भाई ये तो आपका विरंजक चूर्ण का है, ये सोडियम कार्बोनेट का है, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा बेकिंग सोडा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भाई, बिना बुझावा चूना। तो ये फॉर्मूले कई बार इनके पूछ लिए जाते हैं, याद रख लेना। 47 की बात करते हैं, NaCl H2O CO2 और NH3 के आपस में अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है भाई, कर लीजिए। जैसे यहाँ पर NaCl लिया हमने, साथ में H2O ले लिया, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, देखिए NaCl है, NaCl ओके प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनको हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर। देखिए भाई यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें ना तो एक तो बन जाएगा आपका NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, और साथ में यहाँ पर H2O भी बनता है भाई। ये आगे की हमें आवश्यकता नहीं, हमें पूछा क्या मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है 48 की बात करते हैं। 48 क्या कहता है भाई, खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता तब कौन सी गैस उत्पन्न करती है, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई बेकिंग सोडा को गर्म कर लेते हैं भाई, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। अब इसको हमने क्या किया, गर्म कर लिया। तो गर्म करेंगे तो एक तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा भाई
Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। CO2 गैस निकलती है और यही पूछा है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, 49 का देखिए क्या कहता है भाई। बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर की बात करें, देखिए भाई NaHCO3 है, ये फॉर्मूला है, तो ये किसका मिश्रण है यहाँ पर? बेकिंग सोडा व सिट्रिक अम्ल का, बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल का। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो यही फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, लेकिन इसमें कुछ मिलाया जाता है जब हम उपयोग में लेते हैं, तब ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही बैठेगा भाई, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है ये। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भाई, बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है, सेम ही क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्या पूछा है। या जल में मिलाया जाता है तब निम्न अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है NaHCO3 प्लस H+, या तो गर्म करते हैं या H2O से अभिक्रिया कर देते हैं। आगे यहाँ पर क्या बनेगा? साथ में H2O बनता है और साथ में अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सोडियम लवण मतलब Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, साथ में H2O बनता है। यहाँ पर गैस कौन सी निकलेगी? तो अभी तो हमने ये देखा था फॉर्मूला भाई, यहाँ पर CO2 गैस निकलती है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई एसिड और बेस वाले चैप्टर से। आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही भैया। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये आपके रीट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई। इसके अलावा CET है, यानी कि जिनमें जनरल साइंस दे रखा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण। SSC है और NTPC का एग्जाम होगा भाई, उसमें भी महत्वपूर्ण। रेलवे के लिए विशेषकर मैंने क्वेश्चंस देखे थे उसके, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्योंकि पूरा का पूरा NCERT सार कर रहे हैं, तो NCERT आपकी पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।